चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिनमें पहला प्रश्न है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है। क्वेश्चन लिखो, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है समझाइए, और हेडिंग डालिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, अंग्रेजी लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ध्यान देंगे, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है। भाई इस दुनिया में दो ही तरह के प्रोसेस चल रहे हैं। एक ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ऊष्मा की जरूरत है, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं मतलब जिनमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम से स्पष्ट, शोषी, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जब आप उनको ऊष्मा देंगे तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेंगी। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो जब संपन्न होंगी तो क्या देंगी आपको, यानी सराउंडिंग्स को क्या देंगी, हीट देंगी, यानी ऊष्मा सराउंडिंग्स में चली जाएगी। और ये क्या करेंगी, सराउंडिंग्स की ऊष्मा को खींच लेंगी। जैसे मान लो इसमें गर्मी है तो क्या होगा, गर्मी है, एक गिलास आप पानी रखिए तो क्या वो एक गिलास पानी क्या करेगा, टेम्परेचर ऊष्मा को खींच लेगा, ठीक है ना। और चाय रखिए तो चाय का टेम्परेचर वातावरण से ज्यादा है, तो चाय क्या करेगी, ऊष्मा को वातावरण में यानी सराउंडिंग्स में भेज देगी। यही तो चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में। क्या चल रहा है, सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग्स में जा रही है, सराउंडिंग्स की सिस्टम में आ रही है, अलग अलग रूपों में ये ट्रांसफर चल रहा है, जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपके लिए। कार्बन यहाँ कैसा है, सॉलिड है। वैसे ये सब लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरत होगी तो वहां लिखिएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और बेटा 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। प्लस ऊष्मा, प्लस क्यों लिखा गया, ये ऊष्मा अलग हो गई इसलिए प्लस लिखा गया, वातावरण में चली गई। लेकिन थर्मोडायनामिकली हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एच के फॉर्म में। ये क्या, हीट ऑफ रिएक्शन है थर्मोडायनामिक फॉर्म में। थर्मोडायनामिक फॉर्म में प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। प्लस कैसा हो जाता है, माइनस, और माइनस कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसकी डेल्टा एच थी, जो जिस सिस्टम में कार्बन ऑक्सीजन था,
उसकी जो डेल्टा एच यानी जो उसकी हीट थी उसकी अपनी, इसके अंदर जो हीट थी, इंटरनल एनर्जी जो थी, वो इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो गई, जब ये बाहर निकल गई तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बताओ। जैसे एक सिस्टम है, ध्यान देंगे, इस सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू या डेल्टा ई जो भी। अब हमने अभी क्या कहा, इस सिस्टम ने ऊष्मा को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर जो डेल्टा एच यानी जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम हो गई ना, नेगेटिव हो गई, माइनस हो गई, घट गई। इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा एच के फॉर्म में, जब थर्मोडायनामिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये एनर्जी इस सिस्टम से अलग हो गई, प्लस हो गई, प्लस का मतलब अलग हो गई। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस सिस्टम के अंदर की बात बताई जा रही है कि इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, फिर जब ये एनर्जी अलग हो गई उससे, तो इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई ना, घट गई एनर्जी इसकी, घट गई। इसलिए ये चिन्ह कैसा लिखा जाता है, माइनस, नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिस्टम की एनर्जी घट गई तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, ये यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है वो सिस्टम के अंदर के जो चेंज हुआ एनर्जी का वो बताया जा रहा है इस फॉर्म में। यहां क्या बताया जा रहा है कि भैया ये अलग हो गई, बात खत्म, यानी प्लस हो गई, अलग, हटाओ इसको। जैसे आपके पास पांच था, ठीक है, और 5 था, 5 में 2 चला गया, तो आप क्या लिखोगे, 5 + 2 ही तो लिखोगे, यानी 2 ये चला गया। लेकिन यहां क्या हुआ, जब 2 चला गया तो 5 में से 2 माइनस हो गया ना, बोलो, 5 में से 2, यानी ये हमारे पास मान लो सिस्टम है, इसकी वैल्यू 5 है, अब इसमें से 2 चला गया, हीट के रूप में चला गया, तो यहां 2 माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया ना। लेकिन अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए इस 5 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई पदार्थ आगे चलकर कुछ बना हमारे पास, और प्लस में 2, उसमें से 2 अलग हो गया, हीट के रूप में चला गया, तो यहां क्या रहे, यहां तो कम हो गया ना, घट गया, माइनस हो गया। तो जो सिस्टम है, सिस्टम जो हमने ले रखा है कार्बन ऑक्सीजन का, जब उसने रिएक्शन की, ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस सिस्टम में हुआ क्या, इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और CO2 बन रहा था, इस पूरे सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर चली गई ना, यानी इसकी एनर्जी कैसी हो गई, घट गई, तो डेल्टा एच निगेटिव हो गया ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिखाया है कि प्लस हो गया, अलग हो गया, ये एनर्जी इससे अलग हो गई। ये जो सिस्टम है, यहाँ से ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम जो रिएक्शन हो रही है, इससे इतनी एनर्जी अलग हो गई, तो प्लस हो गई, अलग हो गई। लेकिन क्या हुआ, इस सिस्टम की एनर्जी कैसी हो गई, कम, घट गई, तो घट गई तो कौन सा चिन्ह लगेगा, नेगेटिव, समझ में बात आ गई। तो ये चिन्ह जो प्लस है वो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, 94.3 किलो कैलोरी। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल मैं आपको बता दिया मैंने कि ये प्लस माइनस क्यों हो जाता है, ठीक। अब देखिए सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर H2 है जो कि ये गैस है, प्लस हाफ O2 है जो कि ये गैस है, और दोनों मिलकर के H2 हाफ O2 का मतलब एक हो, क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे जो कि लिक्विड है, और प्लस 68.3 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, अलग हो जाएगी इससे, यानी डेल्टा एच के फॉर्म में क्या हो जाएगी, -68.3 किलो कैलोरी। क्लियर है। ऊष्मा शोषीय क्रियाएं क्या है, जिनमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, जो ऊष्मा को अवशोषित करेंगी। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, N2 प्लस O2 उत्क्रमणीय का चिन्ह है, क्या बनेगा, 2N और -43.2 किलो कैलोरी। यानी ये सिस्टम में एनर्जी माइनस हो गई, मतलब जुड़ गई एक तरह से। माइनस का मतलब क्या है,
इसके अंदर जो है ये एनर्जी आ गया, अवशोषण हो गया ऊर्जा का। और जब अवशोषण हो गया यानी इसने एनर्जी बाहर नहीं निकाली, सिस्टम को मिल गई, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। तो चिन्ह कैसा हो जाएगा डेल्टा एच के फॉर्म में? डेल्टा एच बराबर बढ़ गई ना तो प्लस, तो 43.2 किलो कैलोरी ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, रिएक्शन में अगर प्लस हो तो हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच के फॉर्म में नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हो तो डेल्टा एच के फॉर्म में पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल सेकंड देखिए इसी तरह से, H2 प्लस I2 उत्क्रमणीय 2HI और -12 किलो कैलोरी, तो डेल्टा एच के फॉर्म में कितना हो जाएगा? +12 किलो कैलोरी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए आप लोगों ने पहली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं लिखो। लिखो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए और अगली हेडिंग डालिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ये एग्जाम्पल दोनों नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाल लीजिए। उसमें क्या लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन की, अब क्या कर दोगे? अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। कर लोगे? तो हेडिंग डाल करके परिभाषा लिख लीजिए और उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह सब नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है आपने? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल में रिएक्शन उतार ली। अब अगला क्वेश्चन लिखो, अभिक्रिया ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो आप क्या देख रहे हैं, ये जितनी भी 4 रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं, ये क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन ही तो है। अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या अभिक्रिया में अवशोषित होने वाली ऊष्मा, यही क्या कहलाती है? हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो किसी अभिक्रिया में जब अभिकारक के संपूर्ण मोल पूरी तरह से क्रिया कर लेते हैं, यानी अभिक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जानी चाहिए, ठीक है, तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है उसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली पूरी तरह से, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन इधर आ गए, इसका मतलब क्रिया पूरी हो गई। तब कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? 94.3 किलो। तो ये क्या है? ये सब क्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा। यानी जब ये मोल पूरी तरह से, यहाँ पे सब पूरी तरह से क्रिया कर रहे हैं, चारों रिएक्शन जो लिखी हुई है, जब ये मोल अभिकारक के ये मोल जब पूरी तरह से क्रिया कर लेंगे तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी वो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया ऊष्मा। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर है? तो लिख लीजिए एक लाइन, लिखो। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, हेरिंग डाल ली, अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। देखो, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के सभी मोल पूरी तरह से क्रिया कर लेते हैं, पूरी तरह से क्रिया कर लेते हैं, तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, उसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। नई लाइन से लिखो, अभिक्रिया ऊष्मा अंडरलाइन कर दो, नई लाइन से लिखो। इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक, क्यों ऋणात्मक होगा कि नहीं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में डेल्टा एच कैसा हो जाता है? नेगेटिव। देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। एग्जाम्पल में ये नोट कर लो, एक ये नोट कर लो, छेपी वाली और एक शोषी वाली। इसे एग्जाम्पल फर्स्ट और इसे एग्जाम्पल सेकंड बना लीजिए। नोट कर लिया? इसे एग्जाम्पल फर्स्ट और इसे एग्जाम्पल सेकंड। एक मतलब दोनों की पहली पहली उतार लो, चारों उतार के क्या करोगे? दोनों की पहली पहली उतार लो, ये पहली है ही है, इसको दूसरी बना लो सेकंड। एग्जाम्पल फर्स्ट ये हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकंड ये। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? या मिटाकर लिखें अलग? इतना तो अकल है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, नोट करिए, दोनों इकट्ठी नोट कर लो। अब अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो खूब पूछा जाता है एग्जाम में। संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा, या उत्पादन ऊष्मा, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा क्या है, इसको देखा जाए। लिखो क्वेश्चन। एग्जाम्पल नोट कर लिया आप लोगों ने?
क्वेश्चन लिखो, संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी लिखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा। देखिए, उत्पादन ऊष्मा नाम से ये बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। संभवन ऊष्मा नाम से ज्यादा पूछी है। अगर उत्पादन ऊष्मा नाम से पूछी जाए तो याद करना बहुत सरल है। कैसे? उत्पादन किसका होगा? उत्पाद का। किसका होगा? अब किसी अभिक्रिया में उत्पादन हो रहा उत्पाद का, तो उत्पाद ऐसा थोड़ी ढेर पूरा लग जाए। कितना उत्पादन हो। अभिक्रियाओं का स्टडी हम किस रूप में करते हैं? अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनको हम किस रूप में स्टडी करते हैं? मोल के रूप में, कि भाई 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल हाइड्रोजन आधा मोल ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 मोल क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। 1 मोल H2O 1 मोल I2 आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मोल HI। तो अब क्रियाओं में जो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, जो हम लोगों ने मतलब इनके जो मान शुरू में लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं? मोल। तो मोल के रूप में स्टडी करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? उत्पादन ऊष्मा का मतलब उत्पादन होगा। और उत्पादन किसका होगा? उत्पाद का। तो कितना उत्पाद बनना चाहिए? 1 मोल। समझ में बात आ गई? तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई? जब अभिकारक आपस में क्रिया करके 1 मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या बोला मैं? जब अभिकारक आपस में क्रिया करके 1 मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या हो सकता है? ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है या अवशोषित हो सकती है। दोनों काम हो सकते हैं। तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? उत्पादन ऊष्मा कहते हैं या संभवन ऊष्मा कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन की ऊष्मा, निर्माण की ऊष्मा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में क्रिया करके 1 मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है उसे उत्पादन ऊष्मा। यहाँ 1 मोल CO2 बन रहा है तो उत्पादन ऊष्मा कितनी है? 94.3 किलो कैलोरी। यहाँ भी 1 मोल H2O बन रहा है, उत्पादन ऊष्मा कितनी है? 68.3 किलो कैलोरी। उत्पन्न भी हो सकती है या अवशोषित भी हो सकती है। तो इसके जो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये नोट कर लीजिएगा और सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में कार्बन प्लस सल्फर रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे और -19.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो डेल्टा HF इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? है तो डेल्टा H ही, F इसलिए लिख दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में बात आ गई? इस एक कितनी हो जाएगी? ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 19.8 किलो कैलोरी। तो आपके लिए एक रिएक्शन ये उतारनी है एग्जाम्पल में और एक रिएक्शन आप एग्जाम्पल में ये उतार लेंगे और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन HF लिख देंगे। ठीक। अच्छा चलिए इसमें बताइए, ये 2 एग्जाम उतारने नहीं है, इसे कितने उतारोगे? ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस है, 2 रिएक्शन काफी है। एक में उत्सर्जन हो रहा है, एक में अवशोषण हो रहा है। एक उत्सर्जन वाली हो गई, एक अवशोषण वाली। दोनों में ही 1-1 मोल बन रहा है। ठीक है ना? तो परिभाषा के हिसाब से एग्जाम्पल एकदम सटीक है। चलिए अब इसमें बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? कितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है? हाँ तो उत्पादन ऊष्मा कितनी होगी? 43.2 किलो कैलोरी है ना? कोई और बच्चा बताएगा?
तुम कुछ बता रहे हो, बताओ कितनी होगी? नहीं पता है? 43.2 किलो कैलोरी। कोई और बच्चा है क्लास में जो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इससे डिफरेंट कुछ बोलना चाहता हो, या उसके दिमाग में कुछ डिफरेंट चल रहा हो? बताओ। पहला चलो छोड़ो उसकी, चलो कोई बात नहीं है, वो बहुत डीप बात है, उसकी बात छोड़ो। तुम केवल मान के बारे में बात कर लो, बस इतना ही काफी तुम्हारे लिए। कोई बच्चा है जो 43.2 किलो कैलोरी के अलावा कुछ बोलना चाहे? अभी क्या मैंने बोला, क्या बोला? फिर से ध्यान से सुनो। जब अभिकारक आपस में क्रिया करके एक मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है उसे उत्पादन ऊष्मा या संभवन ऊष्मा कहते हैं। चलो अब बता दो, बहुत कुछ हिंट मिल गई है। 86.4। चलो कोई कुछ तो बोला। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति बेटा कुछ बोली, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो बोली बेचारी, कुछ तो दिमाग चला उसका। और कोई स्टूडेंट? इसका मतलब हाई स्कूल में जो 90+% नंबर लेके आए हो, ये सब बेकार है। क्या बोला जा रहा है परिभाषा में? जब अभिकारक आपस में क्रिया करके एक मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ एक मोल बन रहा है, यहाँ एक मोल बन रहा है, यहाँ एक मोल बन रहा है, तो इसमें जितनी ऊष्मा है वो सब क्या है? वो सब उत्पादन ऊष्मा है, क्योंकि एक मोल उत्पाद बन रहा है। इसमें कितना मोल बन रहा है? तो 2 मोल बन रहा है, तो 43.2 किलो कैलोरी उत्पन्न हो रही है, वो अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? प्लस 43.2 किलो कैलोरी 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी? सिंपल सी बात है, इसकी आधी होगी। अब क्रिया में 2 मोल बन रहा है और संभवन ऊष्मा कितने मोल के लिए? 1 मोल। तो 2 मोल बनने में 2 मोल के बनने में संभवन ऊष्मा का मान 43.2 है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 43.2 का आधा, यानी यहां क्या करना पड़ेगा? बटे 2 क्या करना पड़ेगा? तो प्रीति ने जो बात बताई, कहीं ना कहीं दिमाग तो इसका वहां तक पहुंचा, लेकिन सही नहीं चल पाया। इसे लगा कि 2 मोल बन रहे हैं तो 2 से गुणा कर दो। नहीं, 2 मोल में ही इतनी निकल रही है भाई, 2 मोल बन रहे तब तो इतनी निकल रही है, यानी 2 मोल के निर्माण में इतनी उसको अवशोषित हो रही, 2 मोल के निर्माण में हीट ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, तो 1 मोल के निर्माण में कितनी हीट की होगी? इसकी आधी होगी, सिंपल सी बात है। ऐसे ही यहां बताओ कितनी होगी? अरे नालायकों, अब तो बोल दो। 2 जो है 2 मोल बन रहा है तो कितनी है? 2 मोल बन रहा है तो सुन लिया करो, पहले सुनना सीखो। सुनना, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, बिना सुने बोलने लगते हो। 2 मोल बन रहा है ना HI, तो अब क्रिया ऊष्मा कितनी है? तो 1 मोल के लिए कितनी होगी? इसकी आधी होगी कि नहीं? हाँ, तो इसकी आधी हो जाएगी, बटा 2 हो जाएगी नहीं? तो भैया अगर ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि निम्न अभिक्रिया के लिए संभवन ऊष्मा का मान क्या होगा, अभिक्रिया दे दी, उसमें 4 मोल बन रहा है, ठीक है, तो 4 से भाग कर दो, 1 मोल के लिए आपको निकालनी है। समझ में बात आ गई? तो संभवन ऊष्मा यानी उत्पादन ऊष्मा की डेफिनेशन क्या हो गई, समझ में आ गई कि नहीं? क्या डेफिनेशन है?
जब अभिकारक आपस में क्रिया करके 1 मोल, फिर से बोलो 1 मोल, और बोलो क्या बनाएंगे? उत्पाद। 1 मोल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी वो क्या कहलाएगी? अब यहाँ 20 मोल बन रहा हो तो 20 मोल के नाप लोगे। 20 मोल का तुम मान लोगे कि हम संभवन ऊष्मा है। मानक 1 मोल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 1 मोल। किसी में 4 मोल बन रहे हैं तो 4 में अगर उतनी है तो 1 में कितनी है कैलकुलेट करिए, 4 से भाग कर दीजिए। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो कर लोगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है ये। एक तरह से तुम कराएंगे न्यूमेरिकल तो एक आधा इस तरह करा देंगे। चलिए तो लिख लीजिए डेफिनेशन। लिखो। स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर जब अभिकारक आपस में क्रिया करके एक मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपस में क्रिया करके 1 मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है उसे संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा कहते हैं। उसे संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा कहते हैं। तथा इसे डेल्टा HF से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे डेल्टा HF से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कौन कौन से बोले हैं मैंने नोट करने के लिए? ये नोट करने हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में नोट करना है और सेकंड में ये नोट करना है। ये वाला क्लियर है? इधर भी लगाए दे निशान। ये नोट करना फर्स्ट एग्जाम्पल और ये नोट करना है सेकंड एग्जाम्पल। नोट करिए। नोट इसे भी किया जा सकता है लेकिन ऐसे कितने नोट करोगे? 2 रिएक्शन काफी हैं। हम मिटा ही देते हैं बचे हुए, जो नहीं उतारने हैं उनको मिटा दे रहे हैं। ठीक है? उतार लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो दहन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? दहन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। दहन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं?
हीट ऑफ कंबस्शन, दहन ऊष्मा। चलिए ध्यान दीजिए, दहन माने क्या होता है? दहन माने नहीं पता है? लंका दहन तो सुना है, अभी कुछ दिन बाद रामलीला होगी, उसमें हनुमान जी लंका दहन करने जाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ रामलीला कब से है? 17 सितंबर से शुरू होगा। अच्छा, तो उसमें जो है क्या होगा? लंका दहन होगा। तो दहन माने क्या होता है? जलना। दहन माने क्या होता है? जलना। यानी कोई चीज जलेगी तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी या किसी पदार्थ के जलने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी? अवशोषित नहीं होगी। दहन हमेशा एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, यानी किसी को जलाओगे तो उसके पास जाओगे तो क्या आपको फील आएगा? गर्मी फील आएगी ना, उत्सर्जन हो रहा है ना ऊष्मा का। या ऐसा होगा आराम से ठंड लगेगी तुम्हें, हाँ भैया आग जला ली मजा आ रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं होगा ना? है ऐसी जरूरत ही नहीं, आग जला दो तो दहन एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, इसमें कभी ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। तो अब दहन कितना करोगे? हनुमान जी की तरह दहन नहीं करना है, बोले लपेट दो पूरी लंका ठीक है, तो हनुमान जी की तरह दहन नहीं करना है, पूरी लंका ही जला दो। कितना जलाओगे? बोलो कितना जलाओगे? हैं? कितना जलाओगे? अरे किसी पदार्थ को कितना जलाओगे? हैं? हनुमान जी की तरह पूरी लंका नहीं लपेट के आना है। कितना जलाना है? हैं? 1 मोल जलाना है। कितना जलाना है? मतलब दिमाग एकदम ठस है, काम नहीं करता है ना, सब कुछ मोल के रूप में होता है ना यहाँ पे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने 1 मोल मेथेन जलाते हैं, क्या जलाते हैं? 1 मोल मेथेन जलाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है प्लस 2H2O मिलता है। 2 यहां ले लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया ना, एक C के साथ चला गया O2 और 4H का मतलब 2H2, 2H2 और 2O। ठीक है, तो क्या होगा? प्लस ऊष्मा, ऊष्मा का क्या होगा यहाँ? उत्सर्जन। तो 12.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। डेल्टा H के फॉर्म में क्या आ जाएगा? -12.8 किलो कैलोरी। क्लियर है? सेकेंड देखिए, अगर हम, तो यहां पर क्या हुआ? 1 मोल मेथेन जलाया ना हमने, कितना जलाया? 1 मोल मेथेन जलाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? 12.8 किलो कैलोरी। तो ये 12.8 क्या है? दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबस्शन है। इसी प्रकार से C2H4 एथिलीन है, नाम तो पता ही है इनके, चलो लिख देते हैं, ये मेथेन है, ये एथिलीन है। तो एथिलीन का भी हम कितना जला रहे हैं? 1 मोल। 3 ऑक्सीजन के मोल यहां यूज होते हैं, 2 CO2 बनता है और प्लस 2H2O। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और 2 O2 ले लो तो 2 CO2 हो जाएगा। 2 बचा, 4H बचा, 4H2O क्या बन जाएगा? 2H2O, 4H2O प्लस 3.37 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। डेल्टा H के फॉर्म में क्या हो जाएगा? -3.37 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो दहन ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के 1 मोल को पूरी तरह से जला देने पर, 1 मोल पूरी तरह जल जाए। ठीक है, हाँ,
एक मोल को पूरी तरह से जला देने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उसकी दहन ऊष्मा कहते हैं। लिखो, किसी यौगिक के एक मोल को पूरी तरह से जला देने पर, किसी यौगिक के एक मोल को पूरी तरह से जला देने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। बाकी उसके बाद है एंथैल्पी है, हैस का नियम है, फिर स्वतः प्रवर्तित स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, एंट्रोपी है, मानक एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये सब है। इतना पढ़ने के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। इसके आगे क्लास कल होगी, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।